जी अगेन ये प्रॉब्लम हमारे पास जो है अवेलेबल फॉर सेल डेट सिक्योरिटीज के रेफरेंस से है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे अभी। तो केयरफुली आप जरा इसको एनालिसिस करेंगे कि किस तरीके से हम अकाउंटिंग एंट्रीज को सॉल्व कर रहे हैं। On January 1st, 2014, Novatna Company purchased 400,000 8% bonds of Agar Company for 3,69,114। अगेन ये डिस्काउंट्स पे खरीदे गए हैं, तो ये देखें डिस्काउंट पे जब खरीदे गए हैं तो हमने कम पे किया है, तो हमें ये भी एक बेनिफिट है। The bonds were purchased to yield 10% interest, यानी 8% जो जिसे हम कह लें कूपन रेट है, हमें प्रॉमिस्ड पेमेंट 8% है, लेकिन ओवरऑल हमें जो बेनिफिट है वो 10% का है, क्योंकि 2% हमें ये जो डिस्काउंट है इसका बेनिफिट ऐड किया गया। इंटरेस्ट इज पेएबल सेमी एनुअली ऑन जुलाई 1st एंड जनवरी 1st, सेमी एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट्स है। द बॉन्ड्स मैच्योर ऑन जनवरी 1st 2019। Nuvatna company uses the effective interest methods to amortize discount or premium. On January 1st, 2016, Novatna Company sold the bonds for 370,726 after receiving interest to meet its liquidity needs. Instructions: prepare the journal entry to record the purchase of the bond on January 1st. Assume that the bonds are classified as available for sale. तो सिंपल एंट्री, क्योंकि हम ये पहले भी सीख चुके हैं, तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ अभी। रिक्वायरमेंट ए है हमारे पास, जनवरी 1st 2014 को हमने परचेज की है ये इन्वेस्टमेंट, तो हम यहाँ लिखेंगे डेट इन्वेस्टमेंट। AFS सिक्योरिटीज $369,114, और साथ हमने इसकी बैंक को क्रेडिट कर देना है, बैंक में पेमेंट की, या कैश को क्रेडिट कर देना है 369,114। तो ये जो है ना हमारे पास फर्स्ट रिक्वायरमेंट या फर्स्ट ट्रांजैक्शन होगी। अच्छा जी, उसके बाद अब हम देखते हैं रिक्वायरमेंट 2 हमारे पास क्या है और उन्होंने हमसे क्या डिमांड किया हुआ है। प्रिपेयर द अमोर्टाइजेशन शेड्यूल फॉर द बॉन्ड। अब ये देखिए उन्होंने अमोर्टाइजेशन शेड्यूल डिमांड किया हुआ है, तो अब हमें क्या करना होगा, कंप्लीट अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाना होगा। ठीक है, तो हम उसको देखते हैं कि कंप्लीट बनाते हैं अभी। रिक्वायरमेंट बी, हेडिंग दे देंगे बॉन्ड अमोर्टाइजेशन शेड्यूल। effective interest method, %8 bonds yielding 10%। ठीक हो गया जी। चलिए अब ये हम इसकी एक लाइन थोड़ा सा ड्रा कर लेते हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं जी डेट्स को। फिर नई चीज आज लिख रहे हैं, इंटरेस्ट रिसीवेबल और कैश रिसीव्ड। उसके बाद इंटरेस्ट रेवेन्यू के हवाले से लिख लेते हैं। उसके बाद amortization of discount, then carrying value या amortized cost, जो भी आप इसे नाम दें, carrying value of the
बॉन्ड या अमोर्टाइज्ड कास्ट भी आप इसे कह सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, अब हमने बॉन्ड जो खरीदा है वो किस डेट को खरीदा है? 1 जनवरी 2014 को। तो उसमें उसकी जो वैल्यू थी उस वक्त 369,114, ये वैल्यू है। अब उन्होंने हमें कहा है कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 8%, और जो इंटरेस्ट रेवेन्यू है यानी ओवरऑल यील्डिंग है वो हमारे पास कितना है? बेसिकली 10% है। ठीक है, तो ये एनुअल है। अब हमने क्या करना है, क्योंकि इंटरेस्ट पेमेंट सेमी एनुअल है, इस 8 को कंसीडर करना है 4%, और इस 10 को कंसीडर करना है 5%। तो ये बेयर इन योर माइंड कि हमने इसको कैसे किया है। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद अब इन सेमी एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट उन्होंने कहा है कि एक जुलाई 1 को और एक जनवरी 1 को। ये इस तरह की इंफॉर्मेशन है। ये देखें जरा, इंटरेस्ट कब पे किया जाता है। ये इंटरेस्ट इज पेएबल सेमी एनुअली ऑन जुलाई 1 एंड जनवरी 1। अब हमने जनवरी 1 में तो परचेज किया है, तो अल्टीमेटली जो फर्स्ट इंटरेस्ट पेमेंट होगी वो कब होगी? जुलाई 1 में। जुलाई 1 का मतलब क्या है? ये देखें, 1 जुलाई 2014। अब हमने ये भी पहले सीखा हुआ है कि जो इंटरेस्ट रिसीवेबल है या कैश रिसीव्ड है ये हमेशा पार वैल्यू पे होता है, हमेशा पार वैल्यू पे। तो पार वैल्यू हमारे पास इस बॉन्ड में कितना है? देखें, 400,000 है। ये देखें, ठीक है। अब इसका मतलब है कि यहाँ पर जो अमाउंट आएगी सेकंड कॉलम में वो कितना आना चाहिए? ईच इंटरेस्ट पेमेंट जो हमें रिसीव होगी वो 4 लाख का 4% रिसीव होगी, यानी ये 16,000। यहाँ पर हम लिख लेंगे 16,000। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है इंटरेस्ट रेवेन्यू, उसकी हमें कैलकुलेशन करनी होगी कैरिंग वैल्यू के साथ। 369,114 इंटू 0.05, तो ये हमारे पास आ जाता है। यानी अब इसको हमने लिंक, पहले भी हमने ये सीखा है, नई बात नहीं कर रहे, इसको इसके साथ लिंक करेंगे, यानी हर प्रिसीडिंग वैल्यू को जिस टाइम हम बात कर रहे होंगे। ठीक है। अब हम ये 1 जुलाई को है, तो इसमें ये वैल्यू इस जगह पे अगर हम बात करें तो ये प्रिसीडिंग ही है। जब यहाँ पर आएंगे तो ये प्रिसीडिंग होगी। ठीक है, तो इसका ख्याल रखना है। जब हम इसका 5% लेंगे तो ये हमारे पास जो वैल्यू है वो 18,456 राउंडेड वैल्यू। अब इनका डिफरेंस लेते हैं तो हमारे पास आता है 2456, क्योंकि ये डिस्काउंट है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जब डिस्काउंट होता है तो हम क्या करते हैं, कैरिंग वैल्यू में इसे प्लस करते आते हैं। तो जब प्लस करते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास बन जाती है 371 एंड 570। ठीक है। फिर हमारा जो इंटरेस्ट होगा वो हमें जो है कब मिलना है? 1 जनवरी को, यानी जुलाई से जनवरी। लेकिन मैं यहाँ पे एक वैल्यू लिख रहा हूँ जो है वो 31 दिसंबर 2014। अब 31 दिसंबर कह लें, क्योंकि मैंने यहाँ लिखा ना इंटरेस्ट रिसीवेबल, तो रिसीवेबल का जो हमारे पास ऑप्शन है उसको मैंने यूज़ करना है, इसलिए मैंने यह डेट 31 दिसंबर लिखी है इंस्टेड ऑफ जनवरी 1, क्योंकि जनवरी 1 को तो हमें कैश मिल जाना है। तो इसलिए मैंने, क्योंकि December 31 को मैंने एडजस्टिंग एंट्री करना होती है इंटरेस्ट रिसीवेबल की, इसलिए मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट रिसीवेबल लिखा है, ताकि मैं उस जो करंट ईयर है उसमें रिसीवेबल की एंट्री मैं कर सकूं, एडजस्टमेंट एंट्री जिसे हम कहते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे ये, यानी जहाँ जहाँ 1 जनवरी यूज होगा वहाँ हम 31 दिसंबर यूज करेंगे, सो दैट कि हम रिसीवेबल को एक्रूअल में डाल सकें जो इंटरेस्ट है। ठीक है। तो अब अगेन ये हमारे पास 16,000। ठीक है। अब यहाँ पे जो ये हमारे पास कैश रिसीव्ड है जो इंटरेस्ट है, ये क्योंकि हमेशा पार वैल्यू पे रहेगा, तो ये चीज़ हमेशा 16,000 फिक्स रहेगी, लेकिन ये चेंज होती रहेगी। अब अगेन हम इसका 5% लेते हैं, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है 18,579। डिफरेंस लेते हैं तो 2579, और एड अप करते हैं क्योंकि डिस्काउंट है, तो ये हमारे पास बन जाता है 374 एंड 149। ठीक है। फिर अगेन अब हमारे पास जो है एंट्री है 1 जुलाई की, कि 1 जुलाई 2015 को हमारे पास इंटरेस्ट आएगा। ठीक है।
क्योंकि ये 31 दिसंबर को जनवरी कंसीडर करते हैं, तो अगर हमारी जुलाई के इंटरेस्ट पेमेंट है, तो अगेन यहाँ पे फिर 16,000, 5% इसका चेंज हो जाएगा क्योंकि हम अपने इसका 5% लेना है वैल्यू का, जो प्रीसीडिंग वैल्यू है प्रीसीडिंग, ये आ जाता है हमारे पास 18,707। ठीक है, तो डिफरेंस लेते हैं यहाँ पे, तो आता है 2707, एडजस्ट करते हैं, प्लस करते हैं इन्वेस्टमेंट के अंदर, तो ये हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो 376 एंड 856। ठीक है जी। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट फिर जनवरी को, यानी जनवरी को हम लिख रहे हैं 31 दिसंबर 2015, अगेन 16,000, बट 5% चेंज होगा नई वैल्यू का, तो वो हमारे पास आ रहा है 18,843, और जो डिफरेंस आ रहेगा इसका वो हमारे पास है 2843, और ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 379,699। उसके बाद अगेन जो है 1 जुलाई 2016, ये 16,000 रहेगा हमारे पास, और यहाँ पर 5% चेंज होगा 18,985, और ये डिफरेंस आ जाएगा 2,985, और यहाँ पर जो वैल्यू है 382,684। ठीक है, फिर अगेन हमारे पास 31 दिसंबर को, यानी 1 जनवरी 2017 या 31 दिसंबर 2016, तो ये हमारे पास 16,000 वही रहेगा। यहाँ पर हमारे पास 5% इस 382 का आएगा, वो आ जाएगा 19,134, और ये हमारे पास आ जाएगा 3134। डिफरेंस इसको ऐड अप करेंगे तो ये 385 एंड 818। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद अगेन हमारे पास जो वैल्यू है वो 1 जुलाई 2017, ये हमारे पास 16,000 रहेगा, लेकिन 5% में चेंजेस आएंगी 19,291, और जो डिफरेंस होगा 3291, इसको ऐड अप करेंगे तो ये आ जाएगा 389 एंड 109। ठीक है, फिर हमारे पास जो एंट्री है वो है डेट की 31 दिसंबर 2017, 16,000, 5% कैलकुलेट करेंगे। ये थोड़ा सा लेबोरियस वर्क है, इसलिए आपको हो सकता है बोरियत हो रही हो, तो ये बहरहाल करना है हमने, क्योंकि एग्जाम में भी हमसे पूछा जाता है ये। तो ये 19,455, डिफरेंस लेंगे 3455, तो आंसर आ जाएगा 392,564। शेड्यूल हमारा कंप्लीट जब होगा। अच्छा जी, अब उसके बाद हमारे पास है जी 1 जुलाई 2018, अगेन 16,000, 5% जो वैल्यू है वो है 19,628, डिफरेंस 3628, और ये वैल्यू जो हमारे पास है 396 एंड 192। उसके बाद लास्ट हमारे पास वैल्यू 31 दिसंबर 2018। ठीक है, या हम इसको कह सकते हैं 1 जनवरी 2019। अगेन ये 16,000। अब यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन में राउंडिंग हमने यहाँ ऊपर की हुई है, तो जरा आपने जब कैलकुलेट करना है खुद से देखना है, वैल्यू कहीं थोड़ा सा $1 या $2 चेंज हो सकती है। 19,808, 3,808 डिफरेंस आ जाएगा, और राउंड करके ये वैल्यू हमारे पास 400,000 कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो अब आप इसका टोटल भी कर सकते हैं इस टेबल का। तो ये अमॉर्टाइजेशन जो है टोटल, ये आपकी बनती है 30,886, और ये जो वैल्यू है 1,90,886, और ये वाली वैल्यू 1,60,000। ठीक है, तो ये 400,000 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी।
ठीक है। अच्छा, अब जरा इस पे आप देखें क्वेश्चन के ऊपर, तो बॉन्ड्स की जो मैच्योरिटी डेट है वो हमारे पास क्या है। अब जरा क्वेश्चन में देखें, द बॉन्ड्स मैच्योर ऑन January 1st 2019। तो इसलिए मैंने क्या किया, ये जो ये आप देखेंगे और से ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। बॉन्ड्स मैच्योर ऑन January 1st 2019। तो इसीलिए ये मैंने आखिर में इसको थोड़ा सा रेफरेंस दे दिया कि ये लास्ट हमारी डेट थी। ठीक है, तो आपको ताकि परेशानी ना हो। अच्छा, उसके बाद अब हम क्या करेंगे कि जो रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक बाकी हमारी ट्रांजैक्शन है उनको हम देख लेते हैं। जी, तो ये हमारी रिक्वायरमेंट 20 साल हो गई। ये भी। अच्छा, अब हम आते हैं अपने रिक्वायरमेंट सी में। प्रिपेयर द जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द सेमी एनुअल इंटरेस्ट ऑन July 1st 2014 एंड December 31st 2014। ठीक है जी। अब ये सेमी एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट्स हमें कहाँ से मिलेंगे, ई टेबल से। ठीक है, यानी हमसे उन्होंने क्या पूछा है, एक जुलाई की एंट्री पूछी है 14 की और दूसरा दिसंबर की। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा पैरेलल लिखने की कोशिश करता हूँ इधर साथ ही। ट्रांजैक्शंस की, तो अभी हम 2014 की जो जुलाई की एंट्री है वो करते हैं। तो मैं ये साथ ही कर रहा हूँ यहाँ पे रिक्वायरमेंट सी, ताकि आपको क्लियर नजर आ जाए। 1 जुलाई 2014 बैंक अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा विद अमाउंट 16,000। उसके बाद हमारा जो इंटरेस्ट रेवेन्यू है वो क्रेडिट हो जाएगा विद अमाउंट 18,456। और जो अमोर्टाइजेशन का एडजस्टमेंट है वो हमने क्या करना है, देखें इसका इम्पैक्ट। हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है, तो हम यहाँ पे एसेट को डेबिट करते हैं क्योंकि डेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, AFS लिख देंगे, और जितना भी वैल्यू से वो बढ़ रही है इन्वेस्टमेंट 2456, तो ये हमने डेबिटेड कर दिया। इस तरीके से ये हमारी एंट्री जो है सी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो July 1st की बात है ये हमने रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, उसके बाद उन्होंने पूछा December 31st 2014। अब बेयर इन योर माइंड कि हमें इंटरेस्ट जो रिसीव होना है एज ए हमें इन्वेस्टर, वो January 1st को होना है। तो December 31st को ये हमारे लिए क्या होगा, रिसीवेबल होगा। तो इसलिए जब हम यहाँ पे एंट्री करेंगे रिसीवेबल लिखेंगे, यहाँ पे कैश नहीं लिखेंगे। 31 दिसंबर 2014 इंटरेस्ट रिसीवेबल। रीजन क्योंकि 31 दिसंबर तक हमें ये इंटरेस्ट नहीं मिला, ये मिलना है हमें January 1st को। इंटरेस्ट रिसीवेबल 16,000। अब क्योंकि हमें पता है कि डिस्काउंट की अमोर्टाइजेशन से हमारी डेट इन्वेस्टमेंट में इजाफा होता है, डेट इन्वेस्टमेंट AFS इंक्रीज है तो डेबिटेड में, तो ये कितना हो जाएगा 2579। और क्रेडिट में क्या होगा, इंटरेस्ट रेवेन्यू। इंटरेस्ट रेवेन्यू 18,579। ये हमारी रिक्वायरमेंट सी जो है ये कंप्लीट हो गई। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं, कोई इशू अगर किसी को है तो। सर ये मुझे एक क्वेश्चन पूछना था इसमें। जी जी बोलें। हेलो। अच्छा सर, ये क्वेश्चन ये था कि जो इंटरेस्ट हमने रिसीव किया है, जी जी। इसमें जो हमारे पास ये डेट्स आए हैं, तो इसको हमने डेबिट क्यों किया है? इसको थोड़ा मुझे समझने में थोड़ा ये मसला जो हो गया। इसको मतलब अगर हमने पे ये किया है तो ये जो हमारे एसेट है वो भी हमारे पास वापस आ गए हैं सेकंड एंट्री ये में। ये ये आप इसकी बात कर रहे हैं। जी सर। ठीक है, देखो इसको हमने इस तरह से कहा है कि जैसे हम डिस्काउंट को एमोर्टाइज करते हैं उसका इम्पैक्ट क्या होता है कि हमारे ये जो इन्वेस्टमेंट है, कैरिंग वैल्यू है, ये इन्वेस्टमेंट में इजाफा करता है, इन्वेस्टमेंट हमारी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, देखो एक चीज चलो इस तरह से देखो, हमने बॉन्ड खरीदा 369 में, हमें वापस जब मिलने हैं मेच्योरिटी डेट पे तो 4 लाख मिल रहा है। ठीक है,
तो क्या हो रहा है कि हमारी इन्वेस्टमेंट कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट में जब इंक्रीज आएगा तो हम इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हमारा एसेट है, एसेट इंक्रीज हो तो डेबिट में होता है, तो हमने इसलिए इसका नाम लिखा कि डेट इन्वेस्टमेंट एएफएस, हमारा एसेट इंक्रीज हो रहा है, इस वजह से ये डेबिट में चला गया, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। क्लियर? ओके सर, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है, ये सी हमारा सॉल्व हो गया डी पे। If the fair value of the Agar bonds is 372,726 on December 31st, 2015, prepare the necessary adjusting entry, assuming the fair value adjustment balance on January 1st, 15 is a debit of 3375. तो जैसे हमने कल एक एडजस्टमेंट टेबल बनाई थी, उसके लिए रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन है, इसको अपने गौर से भी देखना है। रिक्वायरमेंट डी, एंट्री हमने बनाना है, उसके लिए स्पेस छोड़ देते हैं, लेकिन उसके लिए हमें फर्दर जो है वो क्या करना है कि एडजस्टमेंट टेबल को बनाना है। तो हम यहाँ बनाते हैं फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट टेबल। कब है, उन्होंने हमसे ये पूछा है 2015। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं सिक्योरिटीज, कास्ट, फेयर वैल्यू और अनरियलाइज्ड होल्डिंग गेन और लॉस। जी, सिक्योरिटी हमारे पास है जी एएफएस, उसकी कास्ट हमें बता दी गई है, फेयर वैल्यू भी बता दी गई है। इसकी जो फेयर वैल्यू है अगर आप देखें 372,726, 372,726 ये फेयर वैल्यू है, और इसकी इसी डेट को कास्ट हमारे पास क्या है ये हम देख लेते हैं, दिसंबर 31st 2015 को। तो ये दिसंबर 31st 2015 को इसकी जो कास्ट है वही है 379,699, 379 and 699। अब देखें ये इसकी कास्ट है और ये इसकी फेयर वैल्यू है। हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ये जो इन्वेस्टमेंट है वो 3,79,000 पे रिफ्लेक्ट हो रही है। हमने उसको कन्वर्ट करना है इस वैल्यू पे कि हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में उसकी वैल्यू ये आ जाए, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखें तो फेयर वैल्यू क्या है, कम हो रही है। इट मीन्स हमें यहाँ पर क्या हो रहा है, अनरियलाइज्ड लॉस हो रहा है, ठीक है, अनरियलाइज्ड लॉस, जिसको हम फिर अब कैलकुलेट करेंगे कि वो कितना लॉस बनता है। अब हमने कैलकुलेट किया इसको तो डिफरेंस लिया यानी, तो वो हमारे पास आ जाता है 6,973, ये लॉस आ गया, ठीक है। अच्छा, ये जो लॉस या गेन होता है इसके लिए हम क्या करते हैं, बेशक कास्ट पहले लिखते हैं फेयर वैल्यू बाद में लिखते हैं, लेकिन आपने जब ये गेन या लॉस कैलकुलेट करना है तो फेयर वैल्यू और कास्ट का इस तरह से डिफरेंस लेना है, तो आपको पता चले कि गेन है या लॉस है, ठीक है। फार्मूला इस तरह से रखना है। अच्छा जी, तो ये हमारे पास आ जाता है 6,973। तो अब हम लिखते हैं सिक्योरिटीज फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है, प्रीवियस बैलेंस, ठीक है। तो प्रीवियस बैलेंस उन्होंने हमें बताया हुआ है जो कि डेबिट बैलेंस है, और उसकी जो वैल्यू है वो है 3,375। ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन में उन्होंने हमें जो दी हुई है वैल्यू यहाँ पर ये, ठीक है, 3,375, ठीक है। अब आप देखें इसको, हम अब यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी हमें ये देखना है, यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी, और उस वैल्यू से हमने क्या करना है, बेसिकली सिक्योरिटीज फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट के अकाउंट को या तो डेबिट करना होगा या क्रेडिट करना होगा, वो डिपेंड करता है इस पे। अच्छा, अब अगर हम इसको थोड़ा सा आसानी के साथ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ये है 0, ठीक है। आपका जो प्रीवियस बैलेंस है सिक्योरिटीज फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट का वो है डेबिट यानी 3,375। अब सिक्योरिटीज का डेबिट बैलेंस तब होता है जब आप गेन की पोजीशन में होते हैं, यानी आप प्रीवियसली गेन में है 3,375 और करंट ये प्रीवियस है,
करंट ईयर में आप लास्ट में चले गए हैं, यानी यहाँ पर मैं अगर इसको वैल्यू को लिख लूँ -6973, इट मीन्स आपने ये भी लूज किया, 0 पे आ गए, और यहाँ से आगे इतना माइनस में चले गए। अब हमें इनको क्या करना है, प्लस करना है कि टोटल लॉस हमारा कितना हुआ। ठीक है, तो अब इनको हम वैल्यू को प्लस करें तो हमें पता चलेगा कि कितना हमारा टोटल लॉस हुआ। 6973 प्लस 3375 कंबाइन किया तो 10,348। यानी हम इतना नेगेटिव की अपने पास एंट्री करेंगे सिक्योरिटीज के अकाउंट में, तब जाके हमारा वो सिक्योरिटीज का जो बैलेंस है वो इस वैल्यू पे आ जाए। ठीक है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं यहाँ पे। जी बोले राशिद। सर अगेन मेरा वही क्वेश्चन है कि यहाँ पर जो कंफ्यूजन आ रही है कि जो आप प्लस कर रहे हैं ना जी इस जी चीज पे, तो ये जो नेगेटिव है इसको हम क्रेडिट ले सकते हैं और जो प्लस है उसको हम डेबिट कंसिडर कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं। अब देखें, जो शॉर्टकट्स हैं वो तो जिस तरह से आप अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, लेकिन बेसिकली अगर मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से बात करूं कि ओवरऑल हमें क्या हुआ, यहाँ पे लॉस हो रहा है कि पहले हम एक प्रॉफिटेबल सिचुएशन में थे, तो जो वो प्रॉफिट था वो भी गया, और हमने मजीद 6,973 लॉस और पे हम पहुंच गए। तो इसका मतलब है हमारा जो ओवरऑल लॉस हुआ वो कितना हो गया, हमारी जो सिक्योरिटी थी उसकी वैल्यू कितना डाउन हो गई, 10,348। ठीक है, तो अब इसलिए हम फिर अब इसकी वैल्यू को देखो एंट्री करते हैं, अनरियलाइज्ड होल्डिंग गेन और लॉस, क्योंकि एएफएस है तो हम इक्विटी भी लिखते हैं साथ, 10,348, और सिक्योरिटीज फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट अकाउंट एएफएस, ठीक है, 10,348। तो अब हमने क्योंकि इसको क्रेडिट किया है, इस पे हम इस वजह से इसको साथ लिख देंगे क्रेडिट किया, हमने ये क्रेडिट किया। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारी टेबल कंप्लीट हुई और एंट्री कंप्लीट हुई। उसके बाद उन्होंने हमसे पूछा है रिक्वायरमेंट ई में, प्रिपेयर द जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द सेल ऑफ द बॉन्ड ऑन जनवरी 1st 2016। जनवरी 1st 2016 को सेल की एंट्री करनी है। ठीक है, अब उन्होंने जो सेल की है, सेल कितने में की है, ये हमें इन्फॉर्मेशन है, ये देखिए 3,70,726 में उन्होंने ये सिक्योरिटी सेल की है। ठीक है, इसका मतलब है हमें जो कैश मिला वो उन्होंने हमें वैल्यू बता दी है, जो प्रोसीड्स है। ठीक है, तो हम उसको लिख सकते हैं, रिक्वायरमेंट ई में। बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट को डेबिट कर लेते हैं, तो हमें जो कैश मिला है वो है 3,70,726। ठीक है, अब हमें यहाँ पे गेन और लॉस को देखते हैं। जनवरी 1st 2016, इसका मतलब है कि हमारे पास 31 दिसंबर 2015 को जो वैल्यू है वही वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है जनवरी 1st 2016 का बैलेंस, यानी 379,699 की जो सिक्योरिटी की वैल्यू हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में एग्जिस्ट कर रही है, उसको हमने सेल आउट किया है कितने में, 3,70,726। तो इसका मतलब है हमें यहाँ पर क्या हुआ, बेसिकली लॉस हो गया, रियलाइज्ड लॉस इसको कहेंगे, क्योंकि ये हमें लॉस बेयर करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ एएफएस सिक्योरिटी, वो कितना है वो भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। और हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में वो जो सिक्योरिटी एग्जिस्ट कर रही थी, डेट इन्वेस्टमेंट डैश एएफएस, उस डेट को, किस डेट को, 1 जनवरी 2016, यानी ये वो वाली वैल्यू है जो 31/12/2015 को थी, ये वो वाली वैल्यू रिप्रेजेंट हो रही है, 3,79,699। अब आप इनका डिफरेंस ले लेंगे तो हमें लास्ट मिल जाएगा, इसकी वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो 8,973। इस तरीके से ये हमारे पास
लॉस या गेन की एंट्री होगी। गेन होगा तो ये गेन ऑलवेज आपको पता है कि क्रेडिट में जाएगा क्योंकि इनकम में आएगा। लॉस है तो हमारा डेबिट। इसकी पहले आप वर्किंग करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है, कि हमारे सेल प्रोसीड्स कितना है 3,70,726 और जो amortized कास्ट है उसकी वो बुक्स में हमें रिफ्लेक्ट हो रही है 3,79,699। तो अल्टीमेटली देखें हमें यहाँ पे लॉस है 8,973। तो अब इसी के बेस पे आप क्या कर सकते हैं, अकाउंटिंग एंट्री बना सकते हैं कि हमें कैश कितना रिसीव हुआ 370,726 और लॉस कितना हुआ 8,973 का। और डेट इन्वेस्टमेंट जो हमारे पास थी वो क्योंकि हमने अब सेल आउट कर दी तो क्रेडिट में चली गई 3,79,699। ठीक है जी। अब अगर आप कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो